नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। मैं प्रज्ञा तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में एग्जिट पोल के आंकड़े लगातार देखने को मिल रहे हैं। प्रज्ञा, क्या कुछ आंकड़े इस बार देखने को मिल रहे हैं? आयुषी, मैं आपको बता दूं कि इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मैं इंडिया टुडे एक्सेस में इंडिया की बात करूं तो उनको 401 सीटें तकरीबन मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अदर्स में एग्जिट पोल की बात करूं तो 350 का आंकड़ा इस बार फिर से बीजेपी क्रॉस कर रही है। वहीं मैं कांग्रेस की बात करूं, जो कांग्रेस लगातार दावा करती हुई नजर आ रही थी कि 295 सीटें उनको मिलेंगी इस बार लोकसभा चुनाव में, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया के मुताबिक कांग्रेस को 166 तकरीबन 166 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। प्रज्ञा, जिस प्रकार से आपने बात की है इंडिया गठबंधन को लेकर के, लगातार इंडिया गठबंधन जो है नारा देती आई है और उनका ये कहना था कि इस बार जो है बहुमत के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उन्हें इंडिया अलायंस बनाया था। और ऐसे में देखा भी गया कि काफी प्रचार प्रसार उनकी ओर से किया गया। लेकिन जिस प्रकार से एग्जिट पोल अभी देखने को मिल रहे हैं प्रज्ञा, जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है काफी पीछे नजर आ रही है। यदि मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर लूं तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। क्या कुछ आंकड़े उत्तर प्रदेश के देखने को मिल रहे हैं प्रज्ञा? आयुषी, में एग्जिट पोल के मुताबिक मैं बात करूं तो इंडिया टुडे एक्सेस में इंडिया के मुताबिक जो इंडिया टुडे ने एग्जिट पोल जारी किया है उसमें बताया गया है कि 67 तकरीबन 65 से 67 सीट इस बार बीजेपी को मिली है, जबकि बसपा का सफाया हो सकता है। सपा को भी ज्यादा सीटें नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पिछली बार उत्तर प्रदेश में एक सीट से ही जीती थी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। ऐसा कह सकते हैं आने वाले समय में कांग्रेस का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं जुड़ चुके हैं, पल्लवी जी हैं, उज्जवल जी हैं। देखिए, लगातार जो है एग्जिट पोल के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो इंडिया टुडे माय एक्सेस इंडिया का हो, चाहे वो बाकी सभी और के आंकड़ों की बात की जाए। तो उज्जवल, जिस प्रकार से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात करूं तो 350 के पार जो है भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आयुषी जी, एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को काफ़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि मोदी का मैजिक एक बार फिर चल चुका है। और जिस तरीके से जी और जिस तरीके से 400 पार की अलग अलग एग्जिट पोल में बात की जा रही है, तकरीबन 3 से ज़्यादा एग्जिट पोल में ये दावा किया गया है कि इस बार भाजपा 400 प्लस सीट वापस से एनडीए, माफ़ कीजिएगा, 400 प्लस सीट हासिल करने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो मोदी फैक्टर है वो भाजपा के लिए काम कर गया है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार मोदी जी और भाजपा के नेताओं ने दमखम दिखाया है, वो कहीं ना कहीं लोगों की जनता ने उसे सराहा है। और कहीं ना कहीं भाजपा को इतनी सीटें अगर मिलती हैं तो ये मोदी मैजिक ही है जो एक बार फिर से काम कर गया है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से उज्जवल जी ने भी बातचीत की है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, 400 पार को लेकर के, यदि मैं आपसे कांग्रेस को लेकर के बात करूं, इंडिया गठबंधन को लेकर के बात करूं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ना प्रेस वार्ता की थी। इस दौरान उन्होंने 295 पार करने की इंडिया अलायंस को बात की थी कि 295 सीटों से ज्यादा सीटों पर इस बार वो जीत दर्ज करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल नजर आ रहा है, कहीं भी इंडिया अलायंस 295 के पार मुझे नजर नहीं आ रही है। जी आयुषी जी, जैसा अभी आपने कहा कि 295 के पार इंडिया अलायंस कहीं भी नहीं दिख रही है। वहीं अगर बात करें कर्नाटक की, तो जहां उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बढ़ाएगा, कर्नाटक में जो मुद्दा हुआ रेवन्ना वाला, उसके बाद राजनीति जिस तरीके से गरमाई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान भुगतने को मिलेगा। लेकिन वहां पर भी बीजेपी या एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो एनडीए ने अपनी बढ़त बढ़ाई है। वहां पर भी उन्हें काफी सीट्स मिली है। वहीं अगर बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इंडिया गठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व मौजूद थे। इस दौरान खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है उसे 295 सीट से ज्यादा मिल रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल्स की अगर बात करें, विभिन्न जो जैसे एक्सिस माई इंडिया है और भी तरह की जो कंपनियां हैं, उन्होंने जो जारी किए हैं एग्जिट पोल, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन खड़गे का कहना है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये सिर्फ एक अनुमान है
कि जी। लोगों का सर्वे करके एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सी पार्टी, लेकिन आप खुद सोचिए कि एक अनुमान में ही जब कोई पार्टी इतनी बढ़त से नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं और भी अगर चुनाव के देखिए नतीजे आते पल्लवी, हैं तो उसमें भी उनको आपकी बढ़त बात से ही मैं मिलेगी। सहमत हूँ, लेकिन 4 जून को जो है नतीजे साफ हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस जो है उन्होंने भी अपना दमखम पूरा दिखाया है, देश भर में चुनाव लड़ा है। जिस प्रकार से यदि आप बातचीत कर रही थी अभी कर्नाटक को लेकर के, इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि इंडिया अलायंस की वहां पर गठबंधन था टीएमसी के साथ, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं आंकड़े फिर बदल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी आयुषी जी, इस बात पर मैं कहना चाहूंगी कि जैसा कि अभी आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है उसका इंडिया गठबंधन के साथ गठजोड़ था, उसमें शामिल थी, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंडिया गठबंधन में ही काफी समय तक जो पार्टी का नेतृत्व रहा है या पार्टी के जीतने के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा रहा है, उसको लेकर गठबंधन में ही काफी खटपट नजर आई थी। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री पद को लेकर गठबंधन में काफी तरीके की अनबन देखी गई है, जिसको लेकर जी वो पल्लवी भी जी, अलग हो गई। जी चलिए प्रज्ञा, देखिए लगातार आंकड़े देखने को मिल रहे थे। यदि मैं पूरे देश भर की बात करूं तो ये सामने आ रहा है कि 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है। जी आयुषी, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है, मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में एक सीट से निर्दलीय जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां पर नामांकन वापस ले लिया था प्रत्याशी ने, जिसके बाद बीजेपी को सूरत में पहले ही जीत मिल चुकी थी। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी पिछली बार की तरह के इस बार भी बीजेपी के हाथ में पूरी सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार की तरह इस बार भी सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की बात कर लूं तो 25 सीटों में 21 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आपने क्लीन स्वीप की बात करी तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो बेहद ही अहम राज्य हैं, जहां पर बाकी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ जी नजर आ रहा प्रज्ञा, है। देखिए जिस जगहों की आपने बात की है सारे हिंदी राज्य भाषा वाले क्षेत्र है, और ऐसे में पहले से ही इन सब बातों का अनुमान लगाया जा रहा था कि इन जगहों पर बीजेपी जो है क्लीन स्वीप कर सकती है। चलिए उज्जवल जी से बातचीत कर लेते हैं। उज्जवल जी, देखिए लगातार 8 राज्यों की जिस प्रकार से आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर क्लीन स्वीप करने वाली है, मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। एक ही सीट है छिंदवाड़ा, जिसका आंकड़ा जो है अभी भी देखने को मिल रहा है कि वहां पर क्या कुछ होगा, क्योंकि वहां पर काफी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मध्य प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए आयुषी, जो छिंदवाड़ा की सीट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक पारंपरिक सीट है, लेकिन इस बार भी जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें ये कहा गया है कि हो सकता है शायद बीजेपी भी कांग्रेस से वो सीट छीन ले। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये तो खैर 4 जून को ही पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा क्लीन स्वीप करेगी या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भाजपा का जो वर्चस्व, जिस तरीके से हमने विधानसभा में भी देखा था किस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो कहीं ना कहीं उसी तर्ज पर लोकसभा में भी मुझे लगता है कि जो भाजपा है वो यहाँ पर क्लीन स्वीप जरूर करेगी। उज्जवल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि लगातार पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की बढ़त देखी जा रही है, जबकि टीएमसी का गढ़ माना जाता है पश्चिम बंगाल, वहां पर 11 से 14 सीट पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस का सुपड़ा वहां पर साफ नजर आ रहा है और बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। ऐसे में टीएमसी से पश्चिम बंगाल में कहां पर चूक हो गई है? नहीं, इसमें एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहूंगी। उज्जवल जी, जिस प्रकार से देखिए इंडिया अलायंस की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा गया। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी और गठबंधन ने अलग अलग होकर के चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं इसका असर जो है इस बार पश्चिम बंगाल में देखा गया था। जी देखिए, अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा काफ़ी दिनों से पश्चिम बंगाल में प्रयास कर रही है, और अगर जिस तरह की सीटें एग्जिट पोल में बताई गई है तो भाजपा पश्चिम बंगाल में जो इतिहास रच देगी अगर इस तरह की सीटें आती हैं तो, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल को ज़्यादा केंद्र में रख के वहाँ पर प्रचार उन्होंने किया है, जिस तरीके से उन्होंने ताकत झोंकी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से भाजपा की स्ट्रैटेजी रही पश्चिम बंगाल को लेकर, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फायदा पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से संदेश खाली का मुद्दा था या फिर मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर जिस तरह राजनीति हुई, तो कहीं ना कहीं भाजपा को उस चीज़ का भी फायदा दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मोदी मैजिक ही है जो वेस्ट बंगाल में भी काम करेगा। और अगर टीएमसी को वहाँ पर कम सीटें मिलती हैं और लेफ्ट पार्टीज भी वहाँ से लड़ रही थी,
तो कहीं ना कहीं ये टीएमसी के लिए बहुत ही नुकसान वाली बात है कि अगर उनकी वहाँ पर ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं टीएमसी से कुछ ना कुछ बड़ी चूक हुई है, जिस कारण यहाँ पर, और खास करके हमने चुनाव में भी देखा था कि वहाँ पर किस तरह की हिंसा भी हुई थी, जो कि एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, एक विचारणीय बात है जिससे हमें देखना चाहिए, हमें मद्देनजर रखना चाहिए। वहीं बात करें तो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में भाजपा की जो मेहनत है वो रंग लाई है। वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अलग अलग नेता पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है, जिस तरीके से अपनी उन्होंने ताकत झोंकी है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फायदा भाजपा को वहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी देखिए, अरुणाचल प्रदेश की यदि बात कर लूँ मैं पल्लवी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है नॉर्थन एरिया में भी अपनी ताकत बनाती हुई नजर आ रही है। 46 सीट्स के आसपास जो है इस बार उनको सीट्स मिल सकती है, ऐसे एग्जिट पोल्स के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमेशा नॉर्थ एरिया कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा रहा है। लेकिन इस बार यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि मैं बात कर लूं तो उनकी ओर से लगातार वहां पर प्रचार किए गए, रोड शो किए गए, क्या इन सब का असर वहां पर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपसे कह दूं आयुषी, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो हिंदी भाषी राज्य है वहां पर बीजेपी ये मानती है कि उनका ही गढ़ जिसे कह सकते हैं हम, लेकिन वहां पर भी उन्होंने मेहनत की है। लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, जहां पर बीजेपी की बढ़त कम है, वहां उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जो कि इस एग्जिट पोल में भी नजर आई है। वहीं जहां आपने अरुणाचल प्रदेश की बात की है, वहां पर भी जैसे कर्नाटक में उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, वैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। वहां पर बीजेपी को काफी मुश्किलें नजर आ रही थी, जिसको देखते हुए उन्होंने वहां के दौरे ज्यादा किए हैं। काम उन्होंने वहां भी किया है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग राज्यों में जो काम किए हैं उनको लेकर भी वो जनता के बीच गए हैं। अब वो उसकी रणनीति उन्होंने किस तरीके से तैयार की थी, ये तो आने वाली 4 तारीख को ही पता चलेगा। जी हम विधानसभा चुनाव को लेकर के बातचीत कर रहे थे, क्योंकि आज अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट्स जो है सामने आए हैं, जिसमें 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो वहां पर इन सब में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी मजबूती बनाते हुए दिखाई दे रही है। चलिए प्रज्ञा, मैं आपसे बात कर लेती हूँ। उत्तराखंड की यदि मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, और इन 5 लोकसभा सीटों में जो आंकड़े कह रहे हैं एग्जिट पोल में, वो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। और कई सारे एग्जिट पोल्स में ये भी सामने आया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को शायद 4 सीटें मिल सकती हैं। जी आयुषी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो राज्य है वो हमेशा मतलब कि देखा जाए पिछले साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी भाजपा की सरकार थी राज्य में। इस बार भी भाजपा की सरकार शासन कर रही है उत्तराखंड में। ऐसे में जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड में जो है कि एक सीट जो कांग्रेस को मिल सकती है, ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अंकिता भंडारी केस जो है वो वहां पर इस समय मतलब 2 साल से 1.5 साल से तकरीबन गरमाया हुआ मुद्दा है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा को इसका नुकसान कहीं देखने को मिल सकता है उत्तराखंड में। आयुषी, मैं हरियाणा की बात कर लेती हूँ, क्योंकि हरियाणा में किसान प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं एग्जिट पोल भी सामने आया है कि एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि 10 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 7 सीटें बीजेपी को मिल रही, 3 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। वो 3 सीटें कौन सी हो सकती हैं जिसमें कांग्रेस को मिल रही है, और बीजेपी की ओर से इन 3 सीटों में कहां पर चूक देखने को मिली है? देखिए प्रज्ञा, जिस प्रकार से आपने बातचीत की है हरियाणा को लेकर के, 2019 के आंकड़ों की मैं बात करूं जो पिछले बार के लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटें दर्ज की थी। और 2014 के यदि आंकड़ों की बात करूं तो वहां पर 8 सीटें उस समय भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं हरियाणा में काफी कम सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। अभी 3 सीटें जो होंगी वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कौन सी 3 सीटें होंगी। ये 4 जून को साफ होगा कि कौन सी 3 सीटों पर या कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और कितने वोटों का आंकड़ा जो होगा उस समय पे देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा की बात चल रही है, लगातार देखने को मिला कि हरियाणा में किसानों का विरोध प्रदर्शन किया गया, और किसान जो है भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों की ओर से उनकी जो मांगे थी उसको पूरा नहीं किया गया था, इस कारण किसानों का विरोध प्रदर्शन हरियाणा में लगातार जारी था। और लगातार जैसे कि हमने पहले भी बातचीत की है इस मुद्दे को लेकर के, पूरी ताकत जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, तो सभी ने झोंक दी थी अपनी। और वहां पर भी जिस प्रकार से बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने वो चुनावी मैदान में थे। तो अब ये तो
जो है 4 जून को साफ होगा कि किन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिलेगी या किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। पल्लवी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि लगातार पंजाब जो है उसमें शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये 4 पार्टी बेहद अहम मानी गई राज्य में, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल इस साल इसलिए बेहद अहम है क्योंकि 1996 के बाद शिरोमणि अकाली दल जो अकेले चुनावी मैदान में उतरा है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल एग्जिट पोल के मुताबिक देखे तो उसको सिर्फ 0 से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की राज्य में सरकार है। कहीं एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। किसी और की बात करूं तो किसी और के एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन भाजपा को वहां पर अधिक सीटें नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए प्रज्ञा, आपने जिस प्रकार से बात की पंजाब के आंकड़े बड़े ही उलटफेर नजर आ रहा है, कुछ साफ वहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यदि मैं पंजाब की बात करूं तो पिछली बार जो है शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलजुल करके चुनाव लड़ा था, और इस बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वहां पर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, पिछली बार 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार 2 से 4 के बीच आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 4 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जी पल्लवी जी। जी, जैसा कि प्रज्ञा ने कहा कि वहां पर बीजेपी फिलहाल अपनी बढ़त बनाती हुई नजर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि शायद पंजाब को लेकर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन अब जो नतीजे आए हैं उससे तो ऐसा ही नजर आता है, क्योंकि कोशिश तो बीजेपी ने वहां की है, लेकिन जैसा कि शुरू से ही देखा जाता है कि पंजाब के लोगों में कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर थोड़ी नाराजगी है। तो वो बीजेपी की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाते हैं, या तो वो कांग्रेस की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ। जैसा कि आपने कहा, शिरोमणि अकाली दल भी एक काफी बड़ी पार्टी है, लोग उसको अपने नेतृत्व में देखते हैं, लेकिन इस बार लोग कांग्रेस की ओर बढ़े हैं, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है। बीच में खबरें भी आई थी कि पंजाब में काफी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, लोगों में नाराजगी है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी कई तरीके के दावे करती है कि हमने काम किया है, लेकिन ऐसा कुछ जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, जिससे लोगों में नाराजगी थी और लोगों ने आप से हटाकर कांग्रेस की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। तो वही एग्जिट पोल में नजर आ रहा है कि लोगों ने कांग्रेस को अपने वोट दिए हैं और कांग्रेस पर ही भरोसा जताया है। जी देखिए, लगातार आप दोनों ने ही उज्जवल जी और पल्लवी जी, देखिए आप दोनों ने ही पूरे चरण के चुनाव देखे हैं, और लगातार जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज को लेकर के मैं बात करूं तो इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा, क्या रीजन हो सकता है? मैं समझता हूँ कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहने का जो एक बड़ा कारण हो सकता है वो है निराशावाद। तो कहीं ना कहीं जो वोटर है उसके अंदर निराशा देखी गई, क्योंकि हमने जिस तरीके से चुनाव के बीच देखा था कि कहीं ना कहीं लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों ने ये कहकर चुनाव को नकार दिया कि हमारे यहाँ पर सड़कें नहीं बनी हैं, हमारे यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये निराशावाद है जो वोटरों के अंदर था, जो लोगों के अंदर था, और खास करके वो वोटर जो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं उसने जाकर वोट नहीं दिया, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है। तो कहीं ना कहीं एक निराशावाद एक कारण हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं या इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली। जी वही मैं उज्जवल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये सब इसी कारण हुआ है क्योंकि लोगों को लगा है कि जब हमें सरकार की या उनके काम की जरूरत थी तब हमारे पास कोई नहीं आया। बात अगर विपक्ष की करें तो जो लोग विपक्ष के किसी भी पार्टी को अगर वोट देना भी चाहे तो वो उनकी तरफ इसलिए शायद नहीं बढ़े हैं क्योंकि वो ना उनको आश्वासन देने के लिए वहां पहुंचे, क्योंकि थोड़े टाइम तक यदि ये देखा जाए तो विपक्ष खुद में ही क्लियर नहीं था। गठबंधन जो है वो खुद में ही उसमें अनबन बनी हुई थी, जिसको लेकर लोगों में भी काफी नाराजगी है कि जब कोई भी पार्टी का नेता या हमारे यहाँ तक नहीं आया है, ना ही हमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं, तो हम किसी को भी अपना वोट क्यों दें। और निराशा के कारण ही लोगों ने अपना मताधिकार प्रयोग नहीं किया है और जिसके कारण मत प्रतिशत काफी कम देखा गया है। जी प्रज्ञा, जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है और उत्तर प्रदेश सीट की यदि मैं बात कर लूँ तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटें हैं पहले तो उत्तर प्रदेश में, है ना, और काफी भारी संख्या में जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा जो है एग्जिट पोल में देखा जा रहा है। करीबन 67 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इंडिया अलायंस ने अपनी ताकत झोंकी थी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, क्योंकि सभी लोगों ने वहां पर दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया है। क्या कुछ कहेंगी?
आयुषु मैं बता दूं कि बीजेपी का जो वहाँ पर एक जब से सीएम योगी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का, तो एक उत्तर प्रदेश का एक अलग राज्य उभर कर सामने आया है, ऐसा कहा जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूं सपा की, सपा का ऐसा है कि पिछली बार सपा और बसपा ने एक साथ चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे थे, दोनों का गठबंधन था। इस बार बसपा अकेले चुनावी मैदान में है और सपा इंडिया गठबंधन के साथ है, जिसके चलते सपा का क्या कह सकते हैं कि सपा में जो अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि उन भारी मतों से जीत मिलेगी, 80 में से 79 सीटें उनके खाते में आएंगी, जबकि एग्जिट पोल के मुताबिक सपा को बहुत कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ऐसा मान सकते हैं कि वो उनको इंडिया गठबंधन लाभदायक साबित नहीं हुआ है। मैं रायबरेली सीट की बात कर लूँ तो रायबरेली सीट से हर साल सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन इस बार सोनिया गांधी नहीं बल्कि उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बार राहुल गांधी और जो अमेठी सीट है स्मृति ईरानी जहां भाजपा से है, रायबरेली से राहुल गांधी, दोनों ही दिग्गज नेता हैं। ऐसे में दोनों ही सीट बेहद अहम मानी जा रही, सबकी निगाहें दोनों ही सीटों पर रहने वाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक जो है अपनी नई सियासत आ सकती है, आने वाले समय में देखने को मिल सकता। जी देखिए, लगातार पल्लवी जी और उज्जवल जी, आप दोनों ने ही देखा होगा कि पार्टियां जो है घोषणा पत्र अपना निकालती है चुनाव से पहले। कई सारी घोषणाएं जो है पार्टी की काफ़ी सिमिलर है, यानी कि समानता जो है दोनों ही घोषणा पत्र में होती है। लेकिन यदि कुछ पॉइंट्स की बात करूं तो काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है अलग होते हैं। जिस प्रकार से यदि में कांग्रेस का जो है घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें किसानों के लिए जो है उन्होंने कहा था कि उनका कर्ज माफ़ किया जाएगा, और जिन मांगों को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे उन सब पर भी जो है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। जैसे कि एमएसपी की मांग को लेकर के लगातार जो है किसान प्रदर्शन कर रहे थे, सारी फसलों पर एमएसपी देने की मांग कांग्रेस ने की है किसानों को। वही यदि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखूं तो उसमें ऐसा कुछ शामिल नहीं है। क्या कुछ कहेंगे जी उज्जवल? जी, जैसे कि आपने कहा कि जो एमएसपी वाली एक मांग को लेकर, तो इसका फ़ायदा हमें कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पंजाब में जो हम आंकड़े देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी एमएसपी वाले वादे का जो असर है वो पंजाब में देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को वहाँ पर सीटें आई हैं। और जहाँ तक आप बात करें जो मैनिफेस्टो की बात आपने की है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को लोगों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फेल हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो घोषणाएं कांग्रेस ने की है तो जो जनमानस है वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाया, जिस कारण मुझे लगता है। और वहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी घोषणाएं की जो कहीं ना कहीं जनता को समझ में आ रही है, जिस कारण हमें लगता है कि आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जी पल्लवी जी। वहीं अगर मैनिफेस्टो जहां आपने ये जो एमएसपी की बात की है, वहीं मैं उज्जवल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जो एमएसपी को लेकर उन्होंने दावा किया था उसका फायदा उन्हें पंजाब में देखने को मिल रहा है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा कह सकते हैं कि विपक्ष ने धरातल पर उतर के अपना जो घोषणा पत्र है वो जनता तक नहीं पहुंचाए। अपनी बातें जनता तक पहुंचाने में विपक्ष विफल साबित हुआ है, जिसका उन्हें नुकसान भी देखने को मिल रहा है। और बात करें अगर एक जैसी चीजें जो घोषणा पत्र में है, वो तो वही फ्री की रेवड़ियां देने की बात हो जाती है। यदि अगर दोनों ही पार्टी की बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने इस तरीके की बातें की थी, फ्री में राशन देने की और फ्री में महिलाओं को इतने पैसे देने की घोषणा दोनों ही पार्टियों की ओर से। पल्लवी, मैं आपकी बात से बड़ी सहमत हूँ इस मामले को लेकर के, लेकिन यदि मुझे कांग्रेस का एक बयान जो है राहुल गांधी का वो याद आ रहा है। वो जिस प्रकार से रेवड़ी देने की आपने बात की है, राहुल गांधी ने कहा था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो 8,500 रुपए खटाखट जो है दे दिए जाएंगे। क्या आप इसकी बात कर रही थी? जी बिल्कुल, मैं इसकी भी बात कर रही थी। मैं महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए साल की भी बात कर रही थी। मैं किसी भी पार्टी की अगेंस्ट या उसके सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं उनके बयानबाजी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि किसी भी बेरोजगार को 8,500 रुपए महीना देना उसको और बेरोजगारी की तरफ धकेलता है। आप रोजगार की बात करिए, जो कि बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, उन्हें वंचित रखा गया है, तो आपने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार की बात की।
लेकिन आपका ये बयान किस हद तक सही है कि यदि आपकी पार्टी जीतती है तो आप युवाओं के अकाउंट में 8,500 देंगे, महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए साल का देंगे? ये बताइए, यदि आपको फ्री का घर बैठे इतने रुपए मिल रहे हैं तो आप क्यों जाएंगे कमाने के लिए? पल्लवी जी कहीं ना कहीं जो एक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सामने आया था, तो मुझे लगता है कि जनता उस मुद्दे से भी कनेक्ट नहीं कर पाई। जिस तरीके से ओबीसी और कास्ट को लेकर राजनीति की जा रही थी, आरक्षण को लेकर राजनीति की जा रही थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, बात अगर आरक्षण को लेकर है उज्जवल जी, है तो मैं ये कहूंगी कि दोनों ही पार्टियां जातिवाद के नाम पर आरक्षण और राजनीति करने से कोई कम बाज नहीं आती हैं। दोनों पार्टियां, यदि दोनों को ही जातिवाद के नाम पर आरक्षण नहीं करना है तो दोनों पार्टियां ही आर्थिक स्थिति पर आरक्षण देना शुरू कर दें। क्यों नहीं करती दोनों पार्टियां इस बारे में बात? तो मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि दोनों पार्टियां ही जातिवाद के आरक्षण के नाम पर राजनीति करती हैं और सिर्फ वोट बैंक को साधने का काम किया। चलिए पल्लवी जी, देखिए प्रज्ञा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने घोषणा पत्र में यूसीसी लागू करने की बात की है, मतलब सभी को समान नागरिकता और देने की बात की है उन्होंने, सारे जो, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या इसका लाभ भी कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है? जिस प्रकार से सीएए भी लागू कर दिया गया है, और पश्चिम बंगाल की बात करूं तो काफ़ी लोगों को वहां पर नागरिकता दे दी गई थी, सीएए के बाद सर्टिफिकेट्स दे दिए गए, तो क्या पश्चिम बंगाल के आंकड़े जो है इस बार देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जाते हुए नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल में, क्या इन सब का असर है? जी बिल्कुल आयुषी, बता दें कि यूसीसी हो चाहे सीएए हो, दोनों का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सीएए लागू करने से मना कर दिया था, वहीं अभी देखो जब पूरे देश में नोटिफिकेशन लागू कर दिया गया गृह मंत्रालय की ओर से, फिर उसके बाद सभी को प्रमाण पत्र बांटे गए, फिर उसके बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा है कि यूसीसी लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया उत्तराखंड में। और अमित शाह की ओर से जब प्रचार किया जा रहा था तो उनकी ओर से हुंकार भरी जा रही थी कि पूरे देश में सीए लागू होगा और यूसीसी भी लागू किया जाएगा अगर 2024 के इलेक्शन जीत जाते हैं। तो जो बीजेपी को है, दोनों ही चीजों को लेकर भारी फायदा देखने को मिला, जिसके चलते बीजेपी के काम से जनता काफी प्रसन्न हुई है, जिसके चलते बीजेपी के पक्ष में अधिक सीटें देखने को मिल रही हैं। जी उज्जवल जी, कितनी सहमति आप रखते हैं ये यूसीसी और सीएए को लाने को लेकर के? क्योंकि जिस प्रकार से यदि आपने भी पहले भी बात की थी आरक्षण को लेकर के, और यूसीसी यानी सभी को समान नागरिकता दे देना, तो क्या लगता है आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी या जो भी पार्टी आती है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि यदि उनकी पार्टी आती है तो देश भर में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी को समान अधिकार मिलेंगे? जी, जैसे कि प्रज्ञा जी ने कहा है कि यूसीसी का कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को मिला है, और मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक भी रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का, आपकी सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं इससे पहले प्रज्ञा जी से पूछना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है जो कि राम मंदिर का है, तो राम मंदिर मुद्दे का कितना फायदा भाजपा को मिला है, और उत्तर प्रदेश में खास करके देखा जाए तो इसके बारे में आपका क्या कहना है प्रज्ञा जी? जी बिल्कुल उज्जवल, मैं बता दूं कि राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में भी जनता के बीच उत्साह का माहौल देखा गया था। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो 500 सालों से इंतजार कर रही थी कब उनके रामलला अयोध्या में अपने घर में विराजमान हो, जिसके बाद बीजेपी की सरकार ने, मानो ऐसा कह दिया जाए कि बीजेपी की सरकार ने वो दिन ला दिया जिसके चलते राम मंदिर का निर्माण हो गया। वहीं जो राम मंदिर जब बना था तो कांग्रेस को निमंत्रण पत्र दिया गया था, वो ठुकरा दिया गया था, जिसके चलते उनको उत्तर प्रदेश सहित काफी राज्यों में देखने को मिल रहा है परिणाम कि उनके पास अधिक सीटें नहीं है, सिर्फ अगर पूर्वोत्तर की बात ना करें तो। और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में राम मंदिर कहे या फिर जो योगी सरकार की ओर से लगाए जो नियम का योजनाएं चलाई जा रही हैं, फ्री राशन की हो चाहे राम मंदिर की हो, कितनी सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री की ओर से, राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही, इनसे जनता बेहद खुश है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने की बात लगातार की जा रही है। प्रज्ञा, मैं आपकी बात से काफी सहमत हूँ, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव था जिसके बाद जो है काफी आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार 80 में से 64 से 67 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। वही यदि मैं बात कर लूँ एग्जिट पोल को लेकर के, तो लगातार जो है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी
जो है इस बार अपनी सरकार बना सकती है। ऐसे एग्जिट पोल्स के हिसाब से यदि मैं मानूं तो जितने पिछले साल जिस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की थी तो 2019 में उन्होंने काफी बड़े फैसले लिए थे जीत हासिल करने के बाद। क्या लगता है 2024 में जीत के बाद क्या बड़ा फैसला लेंगे? आयुषी, मैं बता दूं कि इस बार 2024 के जीत के बाद बड़ा फैसला वन नेशन वन इलेक्शन का हो सकता है। यूसीसी पूरे देश में लागू करने की बात हो सकती है। और जहां पर अग्निवीर योजना जैसे कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार में लागू की गई थी, लखपति योजना की प्रधानमंत्री ने बात करी कि महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। लखपति दीदी योजना जिसके तहत महिलाओं को करोड़पति और लखपति बनाया जाएगा। ऐसी योजनाओं से महिलाएं आकर्षित हुई जिसका बीजेपी को लाभ मिला है। और 2024 इलेक्शन जीतने के बाद अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो देखना बेहद अहम होगा कि वो यूसीसी और जैसे और जितनी बात सीएए हो गया और बाकी सारी जितनी भी योजनाएं हो गई जी, वो पूरे देश में लागू कर सकती है। जी चलिए उज्जवल जी, जिस प्रकार से देखिए अभी बात की योजनाओं को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद कौन सी योजना लाएगी, क्या कुछ लागू करेगी, क्या कुछ बड़ा जो है इस बार 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। लेकिन मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आता है। उनका कहना है उनका हमेशा से कहना है भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार नहीं कर पाएगी। लेकिन अब जो आंकड़े देख रहे हैं, जिस प्रकार से आंकड़ों का दावा उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन वो पार नहीं कर पा रहे हैं और लगातार भाजपा पर जो है तंज कसते हुए नजर आते हैं कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता। क्या कुछ कहेंगे कि जी, जैसा कि प्रज्ञा जी ने बात की थी और आपने भी बात की थी कि भाजपा का आगे का प्लान क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 100 दिनों को लेकर योजना तैयार करने के लिए बैठक की है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है वो अस्वस्थ है अपनी जीत को लेकर और कहीं ना कहीं वो आगे का जो योजनाएं हैं, जो प्लान है, वो भी बना रहे हैं। और जैसा कि आपने बात कही कि इंडिया गठबंधन को जो इतनी कम सीटें मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को भुगतना पड़ेगा और खासकर को कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस एक समय पर जितनी बड़ी पार्टी थी और आज जिस तरीके से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उस पार्टी के नाम को, उसकी छवि को खराब करती है। और मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ जो दूसरे दल हैं, ऐसा माना जा सकता है कि इतनी सारी पार्टियां साथ आने के बाद भी अगर 150 या 200 का आंकड़ा पार नहीं कर रही, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही विपक्ष के लिए चिंता की बात है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि उज्जवल, मैं आपकी बात से सहमति रखती हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहीं ना कहीं कहना है वो इन एग्जिट पोल के आंकड़ों पर जो है उसे सच नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही नहीं है। 4 जून को जो आंकड़े आएंगे हम उस पर विश्वास करेंगे। क्या इस बार फिर से ईवीएम बीच में आ जाएगी फिर? जी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने एग्जिट पोल आने से पहले बयान दिया था, कांग्रेस पहले कहती है कि हम एग्जिट पोल को लेकर चर्चा नहीं करेंगे, डिबेट्स में नहीं बैठेंगे। लेकिन उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम इस डिबेट में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति तो देखी जा रही है, खास करके इंडिया गठबंधन में। और जहां तक उनके बयान है और वो एग्जिट पोल को नहीं मानने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बात तो क्लियर है कि 4 जून को ही जो स्थिति है वो पूरी साफ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए ये नुकसान वाली बात तो है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इस बात से इत्तेफाक जरूर रखना चाहिए। उज्जवल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, बीजेपी लगातार हमलावर हो रही जब से इंडिया गठबंधन की ओर से कहा गया है कि वो एग्जिट पोल में हिस्सा नहीं लेंगे, कांग्रेस से हिस्सा नहीं लेगी। इसके बाद लगातार भाजपा हमलावर हो रही, फिर एग्जिट पोल जारी होते हैं, फिर कहते हैं कि भाजपा की ओर से बयान सामने आता है कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के लोग घबरा गए थे, उनको पता था कि वो हार रहे हैं, इसके चलते उन्होंने एग्जिट पोल में हिस्सा न लेने की बात कही है। क्या वाकई में ऐसा इंडिया गठबंधन को पहले से पता था कि इनको पहले से सीटें कम मिलने वाली है? देखिए, जैसा कि आपने कहा है कि क्या इंडिया गठबंधन को पहले से पता, तो कहीं ना कहीं हम इस बात का अनुमान तो नहीं लगा सकते कि इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति होगी, उनकी क्या सोच होगी। लेकिन हम इस बात को जरूर बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति तो देखने को मिली है। और जिस तरह अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था कि क्यूटो में मामला फंस सकता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गठबंधन है उसे शायद इस बात का एहसास तो है कि कहीं ना कहीं जो सीट उन्हें मिलनी चाहिए थी, जितना आंकड़ा उनके फेवर में या उनके पक्ष में आना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो आंकड़ा उन्हें नहीं मिल रहा है। खैर, ये बात तो 4 जून को ही पता चलेगी कि कौन बाजी मारता है। पल्लवी जी, जिस प्रकार से
मुख्य जो है इस बार लोकसभा चुनाव में वो दिल्ली भी है। और दिल्ली की यदि मैं बात करूं तो दिल्ली के भी आंकड़े जो है पिछली बार की तरह कह रहे हैं 6 से 7 सीटें, यानी कि वहां पर भी जो है क्लीन स्वीप देखने को मिल सकता है। क्या कुछ कहेंगे, क्या दिल्ली में भी क्लीन स्वीप हो सकता है? जी देखिए, विपक्ष ने अपनी पुरजोर कोशिश की थी दिल्ली में अपनी ताकत झोंकने की, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो विपक्ष पर भारी पड़ गया है। अब वो समझ में ये नहीं कह सकते हम कि शायद विपक्ष ने अपना होमवर्क जो है वो ठीक से नहीं किया हो। जहां विपक्ष को गठबंधन करना चाहिए था वहां उन्होंने नहीं किया है। जैसे यदि हम पंजाब में देखें तो पंजाब में आपने साफ मना कर दिया था कि पंजाब में हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, जिसका नुकसान भी आपको देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर यूपी में देखा जाए तो सपा को गठबंधन का नुकसान हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यदि सपा गठबंधन में नहीं होती तो शायद उसको ज्यादा वोट मिल सकते थे। लेकिन अगर दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में भी इस बार क्लीन स्वीप की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं ये तो साफ 4 जून को ही होगा कि किस स्थिति के चलते ऐसा हुआ है, नहीं तो वहां पर जो विपक्ष में प्रत्याशी था वो एक बहुत ही पल्लवी जी अगर प्रत्याशी कहे उनको उतारा गया था विपक्ष की ओर से। वहां पे मनोज तिवारी भी थी, तिवारी जी को भी खड़ा किया गया था, जिनके प्रचार प्रसार में बीजेपी काफी जुटी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से जो कन्हैया कुमार जिन्हें कहा जाता है वो एक काफी जो मजबूत विपक्ष का प्रत्याशी है, उसके तौर पर लोगों को देखा जाता है। युवा उनकी तरफ काफी आकर्षित थे, वो काफी प्रभावित करते थे युवाओं को, जिसको लेकर कुछ बोलना चाहती हूँ। पल्लवी जी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। मैं बता दूं कि इस बार दिल्ली सीट इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि लगातार 2 सालों से देखा जा रहा है कि अगर इन 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई तो केंद्र में उसी की सत्ता आती है। और आपको बता दूं कि चांदनी चौक में अभी भी मामला फंसा हुआ है क्योंकि वहां पर कांटेदार टक्कर देखने को मिल रही है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस। और मैं बता दूं कि भाजपा ने इस बार नया दांव खेला है, 6 प्रत्याशियों की टिकट काटकर सभी नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे। इस बार दिल्ली में जो है ना कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात कर लूं प्रज्ञा, तो उत्तर प्रदेश में यादव समाज के लोग काफी होते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से लगातार उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार किया, क्या लगता है इसका असर जो है इस बार लोकसभा चुनाव में पड़ा है? बिल्कुल आयुषी, आपको बता दें कि आजमगढ़ जो गढ़ माना जाता है सपा का, वो इस बार मोहन यादव आए थे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। यादव गढ़ रहता वहां पर। यादव जाति एक बेहद अहम मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यादव का संबंध, जैसे पीएम मोदी बताते हैं कि यादव एक पुराना कुल है, जिसके चलते यादवों की एक अलग बात होती है, जिसके चलते यूपी में एक आजमगढ़ का नाम लो तो सबसे पहले नाम आता है यादव, जिसके चलते मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो ऐसा कहा जाता था कि बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि यादव फैक्टर चलाना चाहते हैं, जिसके चलते वो उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, वो हर जगह प्रचार करने, क्योंकि बीजेपी के लिए हर कास्ट की सीट बेहद अहम होती है, हर कास्ट पर उनका वोट बैंक होता है, जिसके चलते वो मोहन यादव को यादव वाले स्टेट में भेजते हैं। देखिए उज्जवल जी, 19 अप्रैल से जो है ये चुनाव शुरू हो गए थे। इस दौरान आप लोगों ने कई लोगों से चर्चा की होगी, कई वोटर से मुलाकात इस दौरान आपकी हुई होगी। क्या एग्जिट पोल के रिजल्ट्स जो है मेल खा रहे हैं? जी, जैसा कि आपने सवाल पूछा है तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये मेल खा रहे हैं, लेकिन ये बात काफ़ी अचंभित करने वाली है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में भाजपा को 400 का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी अचंभित करने वाली बात थी। शायद ऐसा खास करके विपक्ष ने सोचा नहीं था कि इस तरह की चीज़ भी हो जाएगी। तो जिस तरीके से हम ग्राउंड पे गए थे और हमने रिपोर्टिंग की थी, तो कहीं ना कहीं इस आंकड़ों से मैं सहमत हूँ। जी पल्लवी जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या ये आंकड़े जो है जनता के आंकड़ों से मेल खा रहे हैं, जितने भी एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जो आप लोगों ने देखे ही हैं और जो हम लोगों ने बताए हैं? जी बिल्कुल आयुषी जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि यदि अगर हम धरातल की बात करें, निचले स्तर की बात करें, जमीनी स्तर की बात करें, तो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। हमने घोषणा पत्र की 3 अहम मुद्दों की बात की थी, वहीं उसमें एक 3 तलाक भी शामिल किया गया था। वहीं अगर मैं जमीनी स्तर की बात करूँ तो ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं कहेंगे, पर्सनल एक मैंने देखा है इसको खुद से कि जो मुस्लिम बाहुल्य की महिला है उनको 3 तलाक का काफ़ी फ़ायदा मिला है।
जिससे वो बीजेपी की तरफ रुझान उनका बढ़ा है। उन्होंने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट किया है और काफी उत्साहित होकर वो बीजेपी को वोट देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि बीजेपी ने जो 3 तलाक की प्रथा को खत्म किया है उनसे कहीं ना कहीं बहुत ही उनके जीवन में सुधार हुआ है और एक उनकी जिंदगी बदल देने वाला डिसीजन बीजेपी की ओर से लिया गया है। तो एक जो मुस्लिम पक्ष का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो कहेंगे वो बीजेपी के ओर आकर्षित हुआ है इससे, और जिससे काफी इसमें देखा गया है। और जहां पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है वो भी काफी आश्चर्यजनक कहीं कहीं जगह दिखाई दे रही है। पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने मुस्लिम वर्ग का जिक्र किया, लगातार अभी देखा गया है कि 2014 का जो चुनाव रैलियां चल रही थी, इसमें कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर बीजेपी काफी हमलावर हुई। ऐसा माना जाता था कि बीजेपी को मुस्लिम वर्ग अपनाएगा नहीं, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे अधिक मतदान जो है, सबसे अधिक सीटें बीजेपी को मिल रही। ऐसे में क्या मुस्लिम वर्ग भी बीजेपी को पूरी तरह से समर्थन दे रहा है? जी चलिए, आखिरी सवाल जो है मैं ले लेती हूँ। 2019 के आंकड़ों को लेकर के बातचीत कर लेते हैं और 2024 के आंकड़े जो अभी एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है जिस प्रकार से प्रज्ञा लगातार 2019 की बात करूं तो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की उस समय आई थी, और अब जो एग्जिट पोल के आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें काफी आगे भारतीय जनता पार्टी जा रही है। यदि इंडिया एक्सेस टुडे माई इंडिया की बात करूं मैं, तो वहां पर 401 के लगभग, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बात कर रही थी 400 पार का, तो वहां पर दिखाई दे रहा है 400 पार। और ज्यादातर जितने भी एग्जिट पोल सामने आए उसमें 300 350 के पार तो जो है ये आंकड़े जा ही रहे हैं। जी आयशा, आपको बता दें कि जितनी भी चर्चा हमने की, जितनी खबरें भी देखी है, जितना हमने जमीनी स्तर पर बातचीत करी, तो ऐसा बीजेपी पर मोदी लहर का जो इफेक्ट जनता पर पड़ा है वो बेहद अहम है। मोदी फैक्टर पर लोगों ने वोट दिया है, कोई उम्मीदवार नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी की लहर पर लोगों ने विश्वास जताया है। लोगों के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, चाहे वो हरियाणा की मैं बात करूँ तो हरियाणा में तो कुश्ती जो पहलवानों ने प्रदर्शन किया था उसको लेकर निराशाजनक दिखाई दिए। वहां के लोग कंफ्यूजन में थे कि किसको वोट दें, किसको वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में भी नहीं थे और विपरीत भी नहीं थे। तो जनता ने फैसला ये लिया कि इस बार भी एक बार बीजेपी को मौका देके देखते हैं, क्योंकि शायद इस बार कुछ विकास हो जाए देश का। जो पहलवानों के साथ हुआ, बीजेपी आगे से ऐसे किसी भी रेसलर के साथ ना होने थे। बीजेपी को एक बार ऐसा कह सकते हैं फिर जनता ने मौका दिया है। जी चलिए, देखिए जिस प्रकार से आंकड़े अभी एग्जिट पोल को देखने को मिल रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी इन आंकड़ों में बढ़त बनाए हुए है। वहीं यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी लगातार जो दावा करती आ रही है, 295 सीटों का दावा कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस की ओर से किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान था, लेकिन वो आंकड़े इस एग्जिट पोल में कहीं नजर नहीं आ रहे। ये तो 4 जून को साफ होगा, 4 जून को देखना होगा कि इस बार किसके सर पर ताज सजेगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 जून को ये सब साफ हो जाएगा कि किसके सर पर इस बार ताज सजेगा, 2024 का किंग कौन होगा। फिलहाल की इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।